हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आप सबका यूट्यूब चैनल कोटा डॉट एजुकेशन पर। और स्टूडेंट, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी नई सीरीज, जो पर्टिकुलर मैंने इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए बनाई है। और उसमें एनसीईआरटी से संबंधित जितने भी हमारे क्वेश्चन हैं उनका सोल्यूशन आज मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, जो हमारी फिजिक्स का चैप्टर है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो आज इसी के क्वेश्चंस को अपन सोल्व करना स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन के ऊपर अपन डिस्कशन करेंगे और इन डेप्थ अपन समझेंगे कि किस तरह से उसका सॉल्यूशन हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज। तो आई स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं सीरीज को। सबसे पहले है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। तो फर्स्ट रीड द क्वेश्चन। व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्पेयर्स हैविंग चार्जेस ऑफ 2 × 10⁻⁷ कूलम्ब एंड 3 × 10⁻⁷ कूलम्ब प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। तो यहाँ पर हमारे पास इस क्वेश्चन में दो चार्ज हैं और उनको एयर में 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखा गया है और हमें उनके बीच का फोर्स यहाँ पर फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं एक सिंपल फिगर को यहाँ ड्रॉ करता हूँ। किसी भी क्वेश्चन में अगर फिगर आपको अवेलेबल नहीं है या नहीं दिया गया है तो वहाँ पर उस फिगर को जरूर ड्रॉ करना चाहिए। इससे हमारे क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी ईजी हो जाती है। और आप एक चीज़ और देखो, यहाँ पर जो भी डेटाज हमारे पास हैं उनके प्रॉपर सिंबल या उनकी नेमिंग नहीं की गई है। तो नेमिंग की प्रैक्टिस भी हमारी होनी चाहिए, प्रॉपर सिंबल भी हमें दे देना चाहिए वहाँ पर, ठीक है ना। तो मैं इनको प्रॉपर सिंबल दे देता हूँ। तो फर्स्ट चार्ज को मैं Q1 कह देता हूँ। तो Q1 × 10⁻⁷ कूलम एंड Q2 इज 3 × 10⁻⁷ कूलम। और डिस्टेंस को अपन R कह देते हैं। तो R इज 30 सेंटीमीटर। अब हम इनके बीच का जो फोर्स है वो फाइंड करना है। तो बहुत सिंपल वे में अपन फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास फेमस कूलम्स लॉ है, उसके अकॉर्डिंग हम इस फोर्स को फाइंड कर पाएंगे। तो मैं अप्लाई करता हूँ कूलम्स लॉ। तो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स होता है Fe = K/Q1/Q2 डिवाइड बाई R²। अब यहाँ सब वैल्यूज को अपन पुट कर देते हैं। तो K की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹, Q1 है हमारे पास 2 × 10⁻⁷, Q2 है हमारे पास 3 × 10⁻⁷, और वैल्यू ऑफ R इज 30 सेंटीमीटर। तो पहले हमें इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यूनिट को सेम रखने के लिए हमें इसमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको मैं 10⁻² से मल्टीप्लाई कर दूंगा, फिर इसका होल स्क्वायर अपन यहाँ पर कर देंगे। अब ओवरऑल इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले नंबर्स को देखते हैं। 9 × 2 × 3 विल बिकम 54। 10⁻9 × 10⁻⁷ × 10⁻⁷ विल बिकम 10⁻5। ठीक है। अब डिनोमिनेटर में इसको जब ओपन करेंगे तो 900 × 10⁻⁴। इसको फर्दर अपन ऐसा लिख सकते हैं 54 × 10⁻⁵। और इसकी जो 2 zeros है जब इसको अपन दे देंगे तो इट विल बिकम 9 × 10⁻²। अब 54 को अगर 9 से डिवाइड करते हैं तो 6 टाइम डिवाइड होएगा। तो 6 इंटू, और इसको इससे डिवाइड करते हैं तो 10⁻³ यहाँ पर बचेगा। तो 6 × 10⁻³ और फोर्स को न्यूटन में मेजर करते हैं, इसलिए इसकी यूनिट अपन न्यूटन लिख सकते हैं, क्योंकि अपन फोर्स को फाइंड कर रहे हैं। एक और चीज़ यहाँ पर अपन नेचर भी बता सकते हैं फोर्स की। तो आप देखो यहाँ पर दोनों जो अपने चार्ज हैं वो दोनों पॉजिटिव नेचर के हैं, तो इनके बीच का जो फोर्स होगा वो रिपल्सिव नेचर का होगा। तो अपन कह सकते हैं रिपल्सिव। तो फोर्स की नेचर जो होगी वह रिपल्सिव होगी। तो इस तरह से अपन ने बहुत ही इजी वे में यहाँ पर दोनों के बीच का फोर्स फाइंड कर लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो फर्स्ट रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज -0.8 माइक्रोकूलम इन एयर इज 0.2 न्यूटन। और हमें यह दो क्वेश्चन के आंसर करने हैं। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्पेयर्स, एंड सेकंड वन इज व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्पेयर ड्यू टू द फर्स्ट। तो अपन यहाँ पर जो हमारे पास कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग दो चार्ज हमें दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो दो चार्ज को मैं पहले यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ और इनकी प्रॉपर नेमिंग भी मैं कर देता हूँ। फर्स्ट चार्ज को मैं मान लेता हूँ Q1 इज 0.4 माइक्रोकूलम, और सेकंड चार्ज को मैं Q2 मान लेता हूँ। तो Q2 इज -0.8 माइक्रोकूलम। और हमें दिया हुआ है कि जो स्मॉल स्फीयर है हमारे पास 0.4 माइक्रोकूलम का, जिसके ऊपर चार्ज है, ये एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है 0.2 न्यूटन के फोर्स को एक्सपीरियंस करता है ड्यू टू 0.8 माइक्रोकूलम। इसका मतलब जो सेकंड चार्ज है वो फर्स्ट चार्ज पर एक फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है ना, और उसकी वैल्यू 0.2 न्यूटन है। और हम जानते हैं कि ये फोर्स जो होगा वह अट्रैक्टिव नेचर का होगा, क्योंकि दोनों चार्ज की जो नेचर है वो अपोजिट है।
इसकी पॉजिटिव नेचर है, इसकी नेगेटिव नेचर है। तो इस फोर्स को मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ। F इक्वल्स टू है हमारे पास 0.2 न्यूटन, ठीक है ना। तो फर्स्ट चार्ज पे जो फोर्स है वो 0.2 न्यूटन है ड्यू टू सेकंड चार्ज। और हमें यहाँ दो क्वेश्चन के आंसर करने हैं। तो फर्स्ट में हमें डिस्टेंस बतानी है, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो अपन वो सिंपल कूलम्ब्स का लॉ अप्लाई करके निकाल सकते हैं। और हमें दूसरा क्वेश्चन का आंसर करना है कि अगर फर्स्ट चार्ज पे फोर्स 0.2 न्यूटन है तो सेकंड चार्ज पे कितना फोर्स होगा ड्यू टू फर्स्ट, ये भी हमें यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ निकालता हूँ। तो एक क्वेश्चन के लिए अपन कूलम्ब्स लॉ को अप्लाई करेंगे। तो अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है Fe इक्वल्स टू के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब हमें यहाँ पर आर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अपन आर के लिए फॉर्मूला बना लेते हैं। तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू होगा के Q1 Q2 अपॉन Fe, ठीक है। तो सबसे पहले अपन आर स्क्वायर को फाइंड कर लेते हैं, फिर बाद में अपन रूट लेकर आर की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना। वो थोड़ा इजी रहेगी प्रोसेस। तो मैं यहाँ पर के की वैल्यू रखता हूँ। के की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁹ वैल्यू ऑफ Q1, Q1 की वैल्यू है 0.4, माइक्रो का मतलब 10⁻⁶, ठीक है ना। इसके बाद Q2 की वैल्यू को अपन पुट करते हैं 0.8 इंटू 10⁻⁶, और दोनों के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो 0.2 है, ठीक है। अब मैं सबसे पहले यहाँ डेसिमल प्लेस को रिमूव करूँगा इसको ईजी बनाने के लिए। तो मैं यहाँ का डेसिमल प्लेस बैठा देता हूँ, यहाँ का बैठा देता हूँ। तो एक डेसिमल प्लेस हटने से नीचे 10, इसके कारण भी 10 आएगा, और इसका डेसिमल प्लेस जब हटेगा तो ऊपर 10 जाएगा, तो ओवरऑल एक 10 नीचे रह जाएगा। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 4 इंटू 10⁻⁶ इंटू 8 इंटू 10⁻⁶, और सबके डेसिमल प्लेस हट गए और नीचे एक 10 रह जाएगा, ठीक है ना। अब इसको फर्दर अपन सोल्व करते हैं। तो देखो क्या अपन मिलेगा अपने को 9 इंटू 4 इंटू 8। तो सबसे पहले अपन 2 से 8 को कैंसिल कर देते हैं 4 टाइम। तो अपने पास रह जाएगा यहाँ पर देखो आर स्क्वायर इक्वल्स टू 9 इंटू 16, ये तो 9 और ये 4 इंटू 4 अपन 16 लिख सकते हैं। अब अपन पावर्स को सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर 9 को -6 के साथ सोल्व करेंगे तो +3, फिर -6 के साथ सोल्व करेंगे तो -3, और एक 10 जब ऊपर जाएगा तो 10⁻⁴ हो जाएगा। तो कुल मिला के आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई 9 इंटू 16 इंटू 10⁻⁴। इसका रूट लेंगे तो √9 इंटू 16 इंटू 10⁻⁴, और रूट की वैल्यू जब निकालेंगे तो 9 का √3, 16 का √4 और 10⁻⁴ का √10⁻²। तो फाइनली वी गेट 12 इंटू 10⁻² मीटर, और इसको अगर मीटर में अपने से भी लिख सकते हैं 0.12 मीटर। तो सबसे पहले अपन ने यहाँ पर क्या किया, दोनों जो हमारे चार्ज हैं, दोनों स्पेयर्स हैं, उनके बीच की डिस्टेंस अपन ने फाइंड कर ली, और वो आ रही है 0.12 मीटर, ठीक है। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि अगर फर्स्ट सेकंड पर फोर्स कितना होगा ड्यू टू फर्स्ट। तो फर्स्ट पे फोर्स है 0.2 न्यूटन का, तो सेकंड पे भी इतना ही फोर्स होगा, क्योंकि अपन जानते हैं कूलॉम जो फोर्स होता है वो क्या होता है, न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करेगा। सभी फोर्स नेचर में न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक है ना। तो दोनों फोर्स क्या होते हैं, दोनों एक दूसरे पर सेम ही फोर्स अप्लाई करेंगे, बस दोनों की डायरेक्शन क्या रहेगी, अपोजिट रहेगी। तो अगर मान लो Q1 पर जो फोर्स है वो राइट डायरेक्शन में है, तो Q2 पे फोर्स जो होगा वो Q1 के कारण वो लेफ्ट डायरेक्शन में हो जाएगा, पर वैल्यू उसकी वही रहेगी सेम 0.2 न्यूटन। तो अपन यहाँ पर लिख सकते हैं फोर्स ऑन सेकंड स्पेयर विल बी सेम F इक्वल्स टू 0.2 न्यूटन, बट डायरेक्शन विल बी अपोजिट। तो आइए अब सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 है चेक दैट द रेशियो K² अपॉन GME MP इज डायमेंशनलेस। हमें इस रेशियो को डायमेंशनलेस शो करना है, ठीक है। लुकअप एट ए टेबल ऑफ फिजिकल कॉन्स्टेंट्स एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो। हमें फिजिकल कॉन्स्टेंट की वैल्यू यहाँ रखते हुए
हमें इसकी वैल्यू भी डिटरमाइन करनी है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, एंड व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई, और ये रेशियो क्या सिग्निफाई करता है ये भी हमें यहाँ पर बताना है। तो अगर आप इस रेशियो को ध्यान से देखेंगे तो इसमें दो तरह के कॉन्स्टेंट्स आ रहे हैं, एक तो के आ रहा है, एक जी आ रहा है। तो के कॉन्स्टेंट जो हमारा आता था वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में होता था, और जी कॉन्स्टेंट जो हमारा होता है ये ग्रेविटेशनल फोर्स में होता है। और हमें यह दिया हुआ है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन, इसका मतलब हमारे पार्टिकल्स जो यहाँ पर है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है। तो मैं एक सिंपल सा फिगर यहाँ ड्रॉ करता हूँ। पहले हमारे पास दो पार्टिकल है, उसमें एक तो है इलेक्ट्रॉन और एक है प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन का मास तो है मास ऑफ एम और प्रोटॉन का मास है एम पी, ये हमने मान रखा है। और हम दोनों के बीच की डिस्टेंस को आर मान लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों के बीच का फोर्स निकाल के देखते हैं। एक तो दोनों के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालते हैं और एक दोनों के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स अपन यहाँ निकालते हैं। फिर इस रेशो को फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि रेशो क्या है, कितना आता है और ये डायमेंशनलेस किस तरह से बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का यहाँ पर अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इसको अपन एफ ई कह देते हैं। तो एफ ई इक्वल टू जाएगा के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर चार्ज सेम होता है, और चार्ज की उस वैल्यू को मैं ई मान लेता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं Q1 को भी ई कह देता हूँ और Q2 को भी ई कह देता हूँ, और दोनों के बीच की डिस्टेंस आर ही है। तो कुल मिला के ओवरऑल ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी के स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर। इसको अपन इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब मैं दोनों के बीच का ग्रेविटेशन फोर्स भी निकालता हूँ, ठीक है ना। तो ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, इस फोर्स को अपन एफ जी कह देते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स एफ जी। तो ये फॉर्मूला सिंपल होता है जी m1m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। और यहाँ पर देखो हमारे पास जो पार्टिकल्स है वह इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे अपन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ दोनों फोर्स का रेशो निकाल के देखता हूँ, इलेक्ट्रिक फोर्स का और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशो निकाल के देखता हूँ। तो यहाँ पर हम लिखते हैं हियर एफ ई डिवाइड बाई एफ जी। अगर एफ ई को एफ जी से डिवाइड करें तो क्या मिलता है हमें, ठीक है ना। तो एफ ई की वैल्यू तो हमारे पास है के स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और एफ जी की वैल्यू हमारे पास है जी एम ई एम पी डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब इस रेशियो को अगर आप सोल्व करोगे तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और रेशियो की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी के स्क्वायर डिवाइड बाई जी एम ई एम पी। और आप देखो ये रेशियो हमें फाइंड करना था, ये रेशियो जो है हमारा ये इसके इक्वल है। और ये रेशियो अगर देखा जाए इधर तो ये दो फोर्स का रेशियो आ रहा है, ठीक है ना। तो अगर सेम फिजिकल क्वांटिटी अगर रेशियो में आती है तो वो ओवरऑल वो क्वांटिटी डायमेंशन लेस हो जाती है, क्योंकि इसकी डायमेंशन से इसकी डायमेंशन कैंसिल हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि के स्क्वायर जी एम ई एम पी will be dimensionless because it is the ratio of forces। तो ये डायमेंशनलेस क्यों है, क्योंकि ये दो फोर्स का क्या है, रेशियो है। तो ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हमें क्या करना है, इसके बाद इस रेशियो की वैल्यू भी अपन फाइंड करके देखते हैं, ठीक है ना, कि ये रेशियो की वैल्यू कितनी आ रही है। इस रेशियो को फाइंड करते हैं। तो ये जो हमारा रेशियो था ये दो फोर्स का रेशियो था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स का रेशियो था के स्क्वायर डिवाइड बाई जी एम ई एम पी। अब हम सारी वैल्यूज को यहाँ पुट करते हैं, ठीक है ना। तो के की वैल्यू हमारे पास होती है 9 × 10⁻⁹। ये ई का मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑफ प्रोटॉन है, जो सेम होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम में। इसका स्क्वायर हम कर देंगे। जी की वैल्यू होती है 6.6 × 10⁻11।
और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम में, और मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम में। अब इस वैल्यू को जब आप फाइंड करोगे, सोल्व करोगे इस रेशो को, तो ये रेशो अप्रोक्सीमेट आपको मिलेगा 10⁻39। इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट 10⁻39 आती है। तो हमसे ये पूछा गया है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द रेशो, तो रेशो की जो वैल्यू है अप्रोक्सीमेट 10⁻39 होगी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट डज द रेशो सिग्निफाई, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो आप देखोगे इस रेशो में कि इस रेशो को अगर मैं ऐसे लिखूँ, एफ ई अप्रोक्सीमेट 10⁻39 इंटू एफ जी, तो ये रेशियो हमें बता रहा है, ये इक्वेशन हमें बता रही है कि जो दोनों पार्टिकल हमारे हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, उनके बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उनके बीच के ग्रेविटेशन फोर्स के कंपैरिजन में 10⁻39 ज़्यादा है। ठीक है ना। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि दो पार्टिकल के बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, 10⁻39 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है इन कंपैरिजन ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स। तो ये इसका सिग्निफिकेंट मीनिंग है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स है नेचर में।